हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार जो शिक्षक भर्ती की तैयारी है वो हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जा रही है। मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विज्ञान की सीरीज चल रही है इस वक्त और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। 3 पार्ट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, चौथा पार्ट लेकर आए हुए हैं। इसमें हम नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लाइट के सेक्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे थे। पहला क्वेश्चन लेंगे और ये 115th क्वेश्चन है, रमन्स इफेक्ट। तो रमन का प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध होता है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के, कि सभी पारदर्शी माध्यम के। बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर रमन्स इफेक्ट की बात करें तो प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। इसमें क्या कार्ड्स क्रिस्टल, टाइटेनियम निडिल, या लेज़र बीम, या बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। एमपी बीएड का क्वेश्चन है और काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेज़र बीम। अगर देखा जाए तो ध्वनि के रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए ये लेज़र बीम प्रयुक्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, इसका क्या कारण है? दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, इसका कारण क्या है? संकेत दुर्बल हैं, एंटीना दुर्बल है, या वायु संकेत को शोषित कर लेती है, या पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी की जो सतह है वो वक्राकार है, इसी वजह से दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद हमें नहीं मिल पाते हैं। अगला है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त टेक्निक क्या है, तकनीकी क्या है? 118 नंबर, और इसका सही जवाब है दोस्तों आवृत्ति मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉडुलन है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है 119 नंबर, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है या सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या वह वस्तु के बराबर और सीधा होता है। 4 विकल्प हैं और काफ़ी आप कंफ्यूज होंगे। रेटिना पर अगर देखें तो जो फिगर बनता है दोस्तों वह वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, हाथी देखोगे तो उतना बड़ा हाथी नहीं बनेगा, हाथी की एक छोटी सी इमेज बनेगी लेकिन वो उल्टी बनेगी। कहाँ पर? आपके रेटिना पर। 119 नंबर का सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, वस्तु से छोटा व उल्टा। यहाँ पर 120 नंबर देखते हैं, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना अधिक उपयुक्त होता है? क्या रीज़न है? यहाँ पर यूपी हाई कोर्ट असिस्टेंट की एग्ज़ाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या मेन रीज़न है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँख का होना आवश्यक है, अदरवाइज एक आँख से काम चल ही जाता? तो दोस्तों इसका कारण है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। कोई वस्तु कितनी दूर है और कितनी गहराई पे है इसका एहसास 2 आँखों से ही किया जा सकता है। एक आँख से हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो इसका सही जवाब डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 121 नंबर, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसकी सूर्य से दूरी। इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? तो किसी तारे का जो कलर है उसका टेम्परेचर दर्शाता है। ठीक है, उसका ताप। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? जो डिफ्यूजन होता है प्रकाश का, फैलता है प्रकाश, विसरण होता है जो प्रकाश का, उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों धूलिकण है। क्या? धूलकण, धूलिकण इसको कह लें। फिर है 123 नंबर, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, वेग से, तरंगदैर्घ्य से, एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से, वेलोसिटी से, या वेवलेंथ से। तो 123 नंबर की अगर बात करें तो कलर ऑफ लाइट जो है ये
तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होती है? इसको एकदम से रट लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? कौन सा ऐसा कलर है दिए गए विकल्पों में जिसका सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? 124 नंबर की बात करें तो लाल, रेड, इसी वजह से जो खतरे के संकेत हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है। बड़ी दूर से हम लाल रंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो रेड कलर का। सबसे कम वेवलेंथ की बात करें, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों बात करें तो बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आप क्रम भी जानते होंगे, विबग्योर, विबग्योर। तो यहाँ पर वायलेट यानी बैगनी सबसे पहले और रेड सबसे लास्ट में। तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसका वेवलेंथ सबसे लंबा होगा और जो सबसे पहले है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो सबसे कम वेवलेंथ की कौन सा लाइट होता है? बैगनी होता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी कौन रिस्टोर करके रखता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का ये क्वेश्चन है 126, और इसका सही जवाब है नीला प्रकाश। कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है? ब्लू कलर। 126 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की टर्मोलॉजी हैं और आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकती हैं दोस्तों। अगर इसमें सही जवाब देखें तो प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ये तीनों गलत हो गए। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व जो सूर्य दिखाई देता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण, ना कि रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? फिर सा टेक्निकल सा क्वेश्चन, और इसका भी सही जवाब अपवर्तन ही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन, इसको समझ लें। तो क्षितिज के समीप जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं वो प्लेस क्या कहलाता है? क्षितिज। तो क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि मतलब कह लें दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का ये रीज़न क्या होता है? ये दीर्घ वृत्ताकार हो गया, तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन है दोस्तों। 128 का ए विकल्प। 129 नंबर है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कि यह आँखों के लिए आरामदायक है, कि इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, कि हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। 129 नंबर का सही जवाब है कि इसका स्कैटरन जो होता है, स्कैटरिंग जिसको कहें, प्रकीर्णन, वो सबसे कम होगा। चूँकि जो लाल कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर और रंग होगा तो वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, ज़्यादा स्कैटर्ड होगा तो फैंट हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा, और उसका प्रभाव उस प्रकार से नहीं दिख पाएगा। तो खतरे के संकेतन के लिए लाल रंग का इसी वजह से यूज होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 130 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के कौन से प्रभाव के कारण? ये क्वेश्चन बहुत ही प्रॉमिसिंग है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, 130 का सही जवाब है प्रकीर्णन। आकाश का नीला दिखाई देना का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न है? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही अस्त होते समय सूर्य क्या है? लाल दिखाई देता है। 132 नंबर देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, काला, लाल, सफ़ेद। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, ब्लैक, ब्लैक बॉक्स से आप लोग इसको रट लें, काला। क्या दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है,
यह लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है। यह वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दोस्तों है कि लघु तरंग दैर्ध्य दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। इसी वजह से आकाश का रंग क्या है? हमें नीला दिखाई देता है। 134 नंबर देखते हैं, समुद्र क्यों नीला प्रतीत होता है? इसका भी सही जवाब हो जाएगा, उसी से कोरिलेट करके आप देखेंगे तो बी ऑप्शन, आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी ऑप्शन सही है। अगला है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? ये दोस्तों डॉपलर्स इफेक्ट के कारण, डॉपलर्स प्रभाव पर इसकी जो परिकल्पना है वो आधारित है कि मतलब विश्व का लगातार क्या है? एक्सपेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। इसको किसने बताया था? डॉपलर ने बताया था, डॉपलर्स इफेक्ट के अंतर्गत। 136 नंबर का क्वेश्चन है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए, मतलब कार में पीछे का क्या सिनारियो चल रहा है उसके दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? तो 136 नंबर का जो सही जवाब है दोस्तों वह उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। फिर है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग? पृष्ठ दर्पण मतलब आगे का दृश्य देखने के लिए। 137 नंबर का सही जवाब है बी, पृष्ठ मतलब वही, मतलब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हुआ है। पृष्ठ दृष्टि, पृष्ठ मतलब पीछे हो गया, दृष्टि मतलब देखने के लिए दर्पण का प्रयुक्त कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? इसका जस्ट उल्टा है। उत्तल ये वाहनों की गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए, और अवतल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। 138 का ए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है? ऊपर काला नीचे उजला, ऊपर उजला नीचे काला, मात्र काला मात्र उजला। तो छाते में कौन सा रंग होना चाहिए? आपने छाता अगर यूज किया होगा तो आप आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। ऊपर उजला और नीचे काला। 139 का जो बी ऑप्शन है वो सही है दोस्तों, ठीक है। अगर ऊपर उजला होगा नीचे काला होगा तो यहाँ पर धूप से बचाव होगा। अगर ऊपर काला हो गया नीचे उजला हो गया तो क्या होगा? ये काला कलर ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब गर्मी है उसको अवशोषित कर लेगा और पीछे फेंकेगा। इस वजह से ऊपर उजला और नीचे काला सही होगा। फिर है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। बहुत ही सटीक सा जवाब है इसका दोस्तों। यहाँ पर जो देखें तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी, अनंत बनेंगी। अगर दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाएगी तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, जिनको आप गिन ही नहीं सकते। अब देखिए, जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है θ/2 से, θ से, 0 से या 2 से। तो 141 का जो सही जवाब है 2 से, दोगुना से, ठीक है, 2θ से। जब किसी दर्पण को कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? 2 होगा। चलिए, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? विबग्योर से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 142 का डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले नीला, फिर हरा, फिर पीला, ठीक है दोस्तों। अगला है, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला कलर कौन है? 143 नंबर का सही जवाब है दोस्तों बी, हरा। VIBGYO, विबग्योर। तो यहाँ पर दोस्तों 3 इधर से निकालो, 3 इधर से, ग्रीन बीच में बच गया।
तो हरा, यहाँ पर मध्य में कौन सा रंग, हरा दिखाई देगा। 144 नंबर देखते हैं, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, यह नहीं देख सकते हैं। 144 नंबर का सही जवाब है कि दोपहर के 12 बजे आप इंद्रधनुष को देख ही नहीं सकते हैं। 145 नंबर देखते हैं कि जल में, ध्यान दीजिए, इमेजिन करिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा एकदम से रट लीजिए अभी के अभी। ये जल में वायु का जो बुलबुला है अवतल लेंस की भांति बिहेव करता है, अवतल लेंस की भांति, अवतल दर्पण की भांति नहीं। ध्यान रखिएगा, जल में मान लिया एक बाल्टी पानी है, उसमें अगर कोई वायु का बुलबुला है तो कैसा बिहेवियर करेगा, अवतल लेंस की तरीके। फिर है जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करेगा, जल के अंदर, तो 146 का सही जवाब है अपसारी लेंस जैसा। जल के अंदर और जल के बाहर कैसा, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति और जल के अंदर वायु का बुलबुला अभिसारी लेंस जैसा। अभिसारी 146 का सॉरी अपसारी। डाइवर्जेंट इन नेचर, डाइवर्जिव लेंस की भांति कार्य करेगा। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी और डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी, तो यहाँ पर अपसारी लेंस जैसा बिहेव करेगा। 146। 147 लेते हैं, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? उत्तल दूर, अवतल नज़दीक के लिए। उत्तल दूर मैं ऐसे ही रट लेता हूँ, तो 147 का जो दोस्तों सही जवाब होगा उत्तल दूर, मतलब उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कैसा लेंस, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के जस्ट अपोजिट हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल दूर, अवतल नज़दीक। ठीक है, तो उत्तल लेंस दूर दृष्टि के निवारण के लिए होगा। तो दोस्तों 15 मिनट से अधिक हो गए, 17 मिनट हो चुके हैं और हमने यहाँ पे बहुत ही प्रॉमिसिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो लाइट सेगमेंट से हैं। प्रकाश से संबंधित अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, 10-12 क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम हीट से रिलेटेड, जो ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हीट एंड एनर्जी और ऊष्मा गतिकी से संबंधित जो क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। एट लास्ट रिक्वेस्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।